चैप्टर नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, वेलकम यू ऑल टू सावरिया क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 डील किए थे, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, कैसे उसमें काम होता है, क्या क्या प्रोसीड्यूर होता है, सब चीज़ समझे थे। आज के इस क्लास में हम लोग फोकस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका वे क्या होता है, उसका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सब चीज़ आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला आता है हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंटिंग, जो कि अपना सब्जेक्ट का नाम है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा? एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज डेट क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि दो पार्टीज है, दो पार्टीज में एक हो गया, कोई मान लो एक ओनर है कोई भी बिल्डिंग का, कोई भी साइट का, और एक हो गया कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर और ओनर, वो ओनर गवर्नमेंट सेक्टर का भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर का भी हो सकता है, या फिर प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि वो बिल्डिंग खुद ओन कर रहा है। तो ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच में? ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर और उस बिल्डिंग के ओनर के बीच में है, जो कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, यानी कि जो भी चीज़ उसमें रहता है सब वैलिड चीज़ रहता है, प्लस लीगली वेरीफाइड रहता है। ऐसे हम लोग बाइंडिंग एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है, इट आउटलाइंस द टर्म्स अंडर विच पार्टीज एग्री टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और टू मेक अ पेमेंट। अब देखो मान लो कि एक रोड बन रहा है, ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया और एक रोड का टेंडर उनको दे दिया। अब रोड बन रहा है, तो रोड बनने से पहले जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि भैया हम ऐसे ऐसे रोड आपको इतना टाइम पीरियड के अंदर, इतना थिकनेस वाला रोड, ये मटेरियल यूज़ होगा, ये ऐसे ऐसे काम होगा, ये मशीनरी यूज़ होगा, आपका इतना एस्टिमेटेड अमाउंट में हम बना के दे देंगे। सब चीज़ लिखा हुआ रहेगा लीगल तौर पे, सब चीज़ लिखा हुआ रहेगा लीगल तौर पे। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट जनरली किन के बीच में होता है? टू और मोर पार्टीज के बीच में होता है, जिसमें जनरली ओनर और कॉन्ट्रैक्टर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उद्देश्य क्या है कॉन्ट्रैक्ट का। हम लोग ये समझ लिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का नीड पड़ा क्यों, इसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला आता है डिफाइनिंग स्कोप ऑफ वर्क, यानी कि कोई भी काम क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट आउटलाइंस द स्पेसिफिक टास्क, यानी कि कौन सा काम हो रहा है, मटेरियल्स, उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेंगे, एंड डिलीवरेबल्स रिक्वायर्ड, यानी कि वहाँ पे क्या क्या सामान लगेगा फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या क्या सामान लगेगा, क्या काम होगा वहाँ पे, सब चीज़ हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है और हम लोग को पता चले इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एंड शेयरिंग बोथ द ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैव अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य नंबर 1 क्या है कि ओनर को और कॉन्ट्रैक्टर को दोनों को पता रहे कि इस प्रोजेक्ट में क्या काम होने वाला है। रोड बन रहा है तो रोड कैसे बनने वाला, कब बनने वाला, कितना रुपया के अंदर बनेगा, कब तक बना के दे देगा, ये दोनों पार्टी को, कौन दोनों पार्टी, एक ओनर को एक कॉन्ट्रैक्टर को पता रहे। तो सबसे पहला उद्देश्य ये है डिफाइनिंग स्कोप ऑफ वर्क। सेकेंड आता है टाइमलाइन एंड पेमेंट टर्म्स। It helps in detailing the project schedule, including milestones and completion date, as well as the payment schedule, which outlines how and when payment will be made to the contractor. देखो इसमें दो बात की है, टाइमलाइन यानी कि कब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कौन बताता है? हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बताता है, प्लस पेमेंट कब कब उस कॉन्ट्रैक्टर को होगा। देखो मान लो काम शुरू होने के पहले कॉन्ट्रैक्टर को सारा पैसा दे दिया गया, अब मान लो काम शुरू हो गया और जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कॉमन है पीडब्ल्यूडी का। तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहता है और इसको लेके आगे चल के मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा उद्देश्य क्या है? टाइमलाइन एंड पेमेंट टर्म्स। देखो उसके बाद हमारा आता है कंपटीशन अमोंग कॉन्ट्रैक्टर। देखो अमाउंट नहीं होगा, अमोंग होगा, कंपटीशन अमोंग कॉन्ट्रैक्टर्स। देखो जब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर किसी एक काम को करने के लिए आते, मान लो एक रोड बन रहा है
और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले बंदे बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास 10 लाख का एस्टीमेट है। तो अब 10 लाख में या तो मान लो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले बोल दिए कि ऐसे ऐसे इतना फीट का यहाँ इस लोकेशन पे रोड बनेगा, आप लोग बताइए कि आप लोग कितना अमाउंट लीजिएगा। तो वहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्टर है, 10 अपना अपना रेट बताएंगे। कोई बोलेंगे कि 9 लाख में हम बना देंगे, कोई बोलेंगे हम 10 लाख में बना देंगे। तो क्या होगा जब 10 कॉन्ट्रैक्टर को पता चलेगा कि मेरे अलावा भी यहाँ पे काम करने के लिए रेडी है, तो वो लोग क्या करेंगे, बहुत ही कैलकुलेटेड रेट बताएंगे कि नहीं भैया हम आपका इतना रुपया में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो ये कंपटीशन अमंग कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या, कंपटीशन हो कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, ताकि कॉन्ट्रैक्टर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके रेट के बेसिस पे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग का आता है क्वालिटी ऑफ वर्क। अब देखो जब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे रेडी है किसी काम को करने के लिए, तो अब होगा क्या कि कॉन्ट्रैक्टर ये देखेगा कि मान लो अगर हम कोई भी ख़राब काम यहाँ पे करेंगे, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन है, उसमें हम लोग को देना था 1:4 का, वहाँ पे हम लोग दे रहे 1:5 का, यानी कि कोई भी क्वालिटी ऑफ वर्क वहाँ पे हम लोग कम कर दिए, तो उसको क्या डर रहेगा, यहाँ पे मेरे अलावा भी कॉन्ट्रैक्टर है काम करने के लिए, देन ही विल बी अफ्रेड ऑफ टर्मिनेटिंग, यानी कि उसको डर रहेगा कि वो उस काम से टर्मिनेट नहीं हो जाए। तो इस कारण से क्या होगा, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क यानी कि सही काम का एश्योरेंस मिलेगा। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य है, चौथा उद्देश्य, जो कि क्वालिटी ऑफ वर्क हम लोग को अच्छा काम मिल सके। लास्ट हम लोग आता है मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट बाय क्लियरिंग डिफाइनिंग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोसीड्योर्स कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हेल्प प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। देखो मान लो हमारे पास एक हमारे ओनर है जिनका एक ये घर है, ठीक है, मान लो ये घर बनने वाला है और ये कॉन्ट्रैक्टर है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, पहले ही बता दिया कि भैया आपको हम इतना टाइम में ये वाला घर आपको बना के देंगे, इतना टाइम में, इतना पैसा में, इतना कॉस्ट में, और सब कुछ बता दिया। और जब वो ओनर को सही लगा तब ओनर क्या किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। जब ओनर को सही लगा तब ओनर क्या किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। डैट मीन्स द मेन ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। जब कॉन्ट्रैक्टर को भी पता है क्या काम करना है, ओनर को भी पता है क्या काम करवाना है, तब क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्प्यूट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वी हैव ऑल द डेटा इन अ रिटन फॉर्मेट। अपने पास रिटन फॉर्मेट में सारा डेटा है, ओनर के भी पास, कॉन्ट्रैक्टर के भी पास। इस कारण से क्या होगा, डिस्प्यूट का चांसेस कम हो जाता है, झूठ सच का चांसेस कम हो जाता है। तो जनरली ये हम लोग के पास 5 ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है कॉन्ट्रैक्ट के। इसको ओन लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं, सिर्फ टॉपिक्स को याद रख लेना क्या क्या होता है। देखो नेक्स्ट अपना आता है रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो गया मान्य कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला हमारा आता है ऑफर। देखो ऑफर क्या बोलता है, मान लो कॉन्ट्रैक्टर है, ओनर को ऑफर दे रहा है। ओनर बोला कि हमको घर बनवाना है, कॉन्ट्रैक्टर बोला कि भैया हम आपका घर बना देंगे, इतना रुपया में, इतना टाइम पीरियड में बना देंगे। यानी कि वन पार्टी मस्ट प्रपोज स्पेसिफिक टर्म्स टू अनदर डेमोन्स्ट्रेटिंग अ क्लियर इंटेंट टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट। यानी कि उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि हम इतना रुपया में बना देंगे, इतना टाइम पीरियड में बना देंगे। यानी कि वो जो ऑफर दे रहा है ओनर को, कॉन्ट्रैक्टर जो ऑफर दे रहा है ओनर को, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। सेकंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर जो ऑफर दिया है ओनर को वो एक्सेप्ट करेगा। मान लो वो ऑफर दिया कि हम इतना रुपया में बनाएंगे एस्टिमेटेड रेट में, प्लस आपको इतना टाइम पीरियड में हम बना के देंगे। तो ओनर को वो चीज़ पसंद आना चाहिए, पसंद आएगा तब वो एक्सेप्ट करेगा। थर्ड आता कंसिडरेशन। ईच पार्टी मस्ट एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू विच कैन बी अ प्रॉमिस एन एक्ट और अ फॉरबियरेंस। यानी कि यहाँ पे एक बोली का जो वैल्यू होता है, मान लो एक जो बोली का वैल्यू होता है वो यहाँ पे होना चाहिए। कंसिडरेशन यानी कि मान लो बोल दिया गया कि नहीं ये काम करवा दिया जाएगा, ये काम ऐसे करवा दिया जाएगा, वो रिटर्न भी है और वो बोला भी गया, यानी कि वहाँ पे एक वैल्यू होना चाहिए क्या चीज़ का, जो बोला गया और जो रिटर्न वे में है उसका। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है म्यूचुअल इंटेंट। बोथ पार्टी मस्ट इंटेंट टू क्रिएट ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। यानी कि देखो मान लो कॉन्ट्रैक्टर अपना जो भी उसको लगा रेट उट बता दिया, अब ओनर को वो चीज़ सही नहीं लग रहा और वो चीज़ नहीं करवाना चाह रहा, तो क्या होगा, वहाँ पे म्यूचुअल इंटेंट नहीं है, यानी कि दोनों का सहमति नहीं है। अब मान लो ओनर को भी उसका प्रपोजल अच्छा लगा है
तो वो लोग क्या करेगा, मिल के एक लीगली बाइंड एग्रीमेंट बनवा लेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंटेंट से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो वो भी क्या है, रिक्वायरमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी। द पार्टी इन्वॉल्व मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस जनरली मीन्स दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड ऑफ लीगल एज। साउंड माइंड यानी कि वो सही माइंड कंडीशन में होना चाहिए, हेल्थी माइंड कंडीशन में होना चाहिए। लीगल एज यानी कि 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। और कैपेसिटी यही है कि जो मान लो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए, पैसा का भी कैपेसिटी होना चाहिए, मशीनरी का भी कैपेसिटी होना चाहिए, तभी वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा और उसका क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मान नहीं दिलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। लीगलिटी। द पर्पस एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल एंड नॉट वायलेट एनी लॉज ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मान लो एक घर बनाने का आया और कॉन्ट्रैक्टर दे दिया कि भैया हम आपका घर बना देंगे, और बाईलॉज को फॉलो ही नहीं किया, यानी कि रोड साइड एक पार्ट छूटता है, मान लो किसी का भी प्लॉट है, अगर वो रोड साइड में बन रहा है तो रोड के लिए कुछ एरिया छूटेगा, आसपास में बिल्डिंग का वेंटिलेशन का एरिया छूटेगा। अब मान लो कॉन्ट्रैक्टर वो चीज़ को फॉलो ही नहीं किया, तो क्या होगा, वहाँ पे लीगलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। यानी कि जो भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहेगा वो बाईलॉज सरकार का नियम के अकॉर्डिंग रहना चाहिए और उसको तोड़ना, उसको आगे नहीं होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जो उद्देश्य है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि एक होता है ऊपर नीचे वाला बात, वैसा नहीं। मान लो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, हम अगर उतना रेट में बनाएंगे तो उतना रेट में कंप्लीशन होना चाहिए प्रोजेक्ट का। हम अगर उतना टाइम पीरियड में बनाएंगे तो उतना टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, और ये सारा चीज़ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चीज़ मेंशन नहीं और कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा, मान लो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जनरली ये 7 पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हमारे पास कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहला आता है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक बार आगे समझ लेंगे सारा कॉन्ट्रैक्ट को, फिर यहाँ पे आके नेम से रिलेट करेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है, जो मेनली 8 टाइप्स यूज़ होता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया, प्लस हर एक टाइप्स को समझेंगे, नाम से कोरिलेट करेंगे ताकि हम लोग को याद रहे और रटना नहीं पड़े। Lump sum contract. The type of contract in which contractors agrees to complete the project for a predetermined fixed price called as lump sum contract. देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ओनर है, ओनर को ये चलो अभी ओनर को हटाते, PWD है, उसमें इंजीनियर है, इंजीनियर को रोड बनवाना है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि भैया इतना रुपया हमारा 10 लाख का एस्टिमेट है, हमको यहाँ से यहाँ पे रोड बनवाना है, और उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि सब चीज़ प्री डिटरमाइंड है, इतना रुपया है, 10 लाख रुपया है, हम आपको 4 दिन का टाइम दे रहे हैं, हमको इतना समय में इतना रुपया में रोड बना के दे दीजिए, इसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सुटेबल व्हेन द प्रोजेक्ट स्कोप इज वेल डिफाइंड एंड अंडरस्टूड, यानी कि उद्देश्य उसका एकदम क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक रोड बनेगा, ठीक है, एकदम वेल डिफाइंड है कि यहाँ से यहाँ तक रोड बनेगा, इतना थिकनेस रहेगा रोड का, इतना विड्थ रहेगा रोड का, सब चीज़, कोई वहाँ पे झोल झाल वाला बात नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का लाया जाता है, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट का लाया जाता है, बिकॉज वहाँ पे सब चीज़ क्लियर है। तो वहाँ पे जो एस्टिमेटेड अमाउंट रहेगा वो भी ज़्यादा डेफर नहीं करेगा, वो भी ज़्यादा डेफर नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है द कॉन्ट्रैक्टर बियर्स द रिस्क ऑफ कॉस्ट ओवरटर्न्स इफ दे अंडर एस्टिमेट द प्रोजेक्ट। मान लो अब कॉन्ट्रैक्टर टेंडर उसको प्रोजेक्ट तो ले लिया, अब क्या हुआ, सीमेंट का भाव बढ़ गया, रेनफोर्समेंट का भाव बढ़ गया, तो अब इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर के माथे पे वो लोड पड़ेगा। द कॉन्ट्रैक्टर हैड टू बियर द कॉस्ट, क्योंकि वो एग्री किया है कि नहीं हम 10 लाख में बना देंगे, अब सीमेंट का रेट आगे बढ़ गया तो क्या होगा, उसको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लमसम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर हैड टू बियर द कॉस्ट।
नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर अ फिक्स्ड प्राइस कवरिंग ऑल मटेरियल लेबर एंड ओवर। देखो एक एग्जांपल है कि कॉन्ट्रैक्टर एग्री किया कि नहीं भैया आपका हम ये घर बना देंगे, इतना प्राइस में बना देंगे, सारा मटेरियल हम देंगे, लेबर हम देंगे एंड ओवरहेड हम देंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्टर कोट्स अ प्राइस फॉर ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ वर्क, एग्जाम्पल पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट पर स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टरिंग। देखो इसमें क्या होता है, मान लो हमारा घर में या रोड में कहीं पे भी कंक्रीट का काम हो रहा है, मान लो एग्जाम्पल ले लो रोड बन रहा है पीसीसी वाला, तो वहाँ पे कंक्रीट का काम हो रहा है, प्लेन कंक्रीट सीमेंट जिसको बोलते हैं पीसीसी रोड, तो वहाँ पे क्या है कंक्रीट का काम हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि भैया आपका पर मीटर क्यूब, क्योंकि कंक्रीट का काम को जनरली मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि भैया आपका पर मीटर क्यूब, उसको डिनोट हम लोग जनरली ऐसे करते हैं पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब हम लोग आपका एक्स अमाउंट लेंगे, ठीक है, पर मीटर क्यूब आपका हम इतना रुपया लेंगे, पर मीटर स्क्वायर हम आपका इतना रुपया लेंगे। तो ये जिसमें डिफाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आइटम के अकॉर्डिंग रेट फिक्स कर देता है। आइटम मान लो कंक्रीट का वर्क होने वाला तो उसके अकॉर्डिंग रेट फिक्स है, प्लास्टरिंग का काम होने वाला उसके अकॉर्डिंग रेट फिक्स है। तो इसमें क्या होता है, हर इंडिविजुअल आइटम ऑफ वर्क के लिए रेट डिफाइंड हो जाता है। पेमेंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम कंप्लीटेड मेजर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अब देखो पेमेंट क्या होगा, जैसे मान लो काम जैसे जैसे होते जा रहा है वैसे वैसे भी पेमेंट हो सकता है, या पेमेंट एंड में हो सकता है या तो स्टार्टिंग में हो सकता है। बट जनरली क्या होता है, जैसे मान लो प्लास्टरिंग का काम है, प्लास्टरिंग का बता दिए कि भैया हम आपका 50,000 रुपया लेंगे, तो क्या होगा फिर मेजर होगा जितना मीटर स्क्वायर हुआ उसके अकॉर्डिंग से उसको 50,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर पेमेंट हो जाता है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू बिल्ड अ रोड बेस्ड ऑन द रेट्स पर किलोमीटर एंड पेमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रोड कंस्ट्रक्टेड। अब देखो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, मान लो 10 किलोमीटर का रोड बनाना है और कॉन्ट्रैक्टर बोल दिया कि 1 किलोमीटर अगर हम रोड बनाएंगे तो 1 करोड़ रुपया का खर्चा है वहाँ पे। तो अब क्या होगा, मान लो 10 किलोमीटर का रोड है, अब वो बनाया 9.5 किलोमीटर रोड बनाया, तो अब जो लास्ट में पेमेंट होगा वो 9.5 किलोमीटर के बेसिस पे, यानी कि 9.5 करोड़ रुपया का पेमेंट होगा। कितना का, 9.5 करोड़ रुपया का पेमेंट होगा। और मान लो अगर वो 10 किलोमीटर बनाता तो उसका 10 करोड़ रुपए का पेमेंट होता है, 11 किलोमीटर बनाता 11 करोड़ का पेमेंट होता, 12 किलोमीटर बनाता 12 करोड़ का पेमेंट होता। चाहे उसका 1 किलोमीटर में 2 करोड़ ही क्यों ना बैठ जाए, बट उसको पेमेंट किस बेसिस पे मिलेगा, 1 करोड़ के बेसिस में मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हम लोग जो आइटम पीस ऑफ वर्क है, आइटम जो पीस ऑफ वर्क है उसके बेसिस पे रेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। द डिपार्टमेंट और ओनर प्रोवाइड्स अ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी विथ एस्टिमेटेड रेट फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क। The contractor bids by offering a percentage above or below the department's rate. अब देखो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हमको रोड बनवाना है 10 किलोमीटर का और हम इतना रुपया वहाँ पे लगाने के लिए रेडी है। अब कॉन्ट्रैक्टर आता है, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टर आया और देखा रेट उट समझा। अब कॉन्ट्रैक्टर को पता चल गया कि मेरे पीछे भी 9 कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए, तो वो देखेगा, मान लो 10 किलोमीटर का रोड बन रहा है और वो एस्टिमेट रख दिया 10 करोड़ रुपया, ठीक है, हम 10 करोड़ रुपया देंगे। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि नहीं, ये काम 9.5 करोड़ रुपया में भी हम कर सकते हैं और एक प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं, तो वो क्या बोलेगा डिपार्टमेंट को कि नहीं भैया हम आपसे 9.5 करोड़ रुपया लेंगे और ये काम को हम करके देंगे आपको, ठीक है। और दूसरा मान लो कि वो डिपार्टमेंट बोला कि हम 10 किलोमीटर रोड का 10 करोड़ रुपया देंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि नहीं 10 करोड़ रुपया तो सही नहीं है, इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर गिरेगा, तो वो डिपार्टमेंट को बोला कि नहीं भैया 10.5 करोड़ रुपया हम लेंगे, 12 करोड़ रुपया हम लेंगे, तब आपका ये काम करेंगे। तो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट यही होता है। अब देखो, if the department estimates a certain item to cost $10 and the contractor bids 5% below the rate, then contractor will have to pay 9.50 for that item.
ठीक है, ये तो समझा दिए। दिस इज कॉमन इन पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट वेयर द डिपार्टमेंट हैज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क एंड कैन प्रोवाइड अ डिटेल शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज। अब देखो ये यूज़ कहाँ पे होता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। मान लो 10 किलोमीटर का रोड बनेगा और डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से पता है थिकनेस रोड का इतना रहेगा मेरे पास, विड्थ रोड का इतना रहेगा। जैसे मान लो जनरल से कॉन्सेप्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक रोड बनेगा, ये उसका क्या हो गया, थिकनेस हो गया, नहीं ये उसका विड्थ हो गया प्लस थिकनेस उसका कुछ रहेगा लेट से 5 mm लेट से। तो डिपार्टमेंट कैलकुलेट कर लेगा कि अगर इसका लेंथ है एल है 10 किलोमीटर, इसका विड्थ इतना है और थिकनेस इतना है, तो यहाँ पे कितना का मटेरियल लगना चाहिए। तो डिपार्टमेंट उस अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट वहाँ पे बता देता है और उस पर फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉफिट मिलता है। तो ये हो गया परसेंटेज रेट। अब देखो कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, द ओनर और क्लाइंट पे द कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑल एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग मटेरियल्स लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है, ओनर जो है वो सारा चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे देता है कि भैया आपका सामान में इतना रुपया लगेगा, आपका प्रोजेक्ट में इतना रुपया लगेगा, अदर एक्सपेंसेस में इतना लगेगा, लेबर में इतना लगेगा, आप पैसा ले लीजिए। अ प्री डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट इज एडेड एज द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। अब क्या होता है, जितना खर्च होता है उस पर कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉफिट दिया जाता है। अब देखो थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल है, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट आर $100,000 and the agreed percentage is 10%, the total payment would be $110,000। इसमें क्या बोला है, जैसे मान लो कि एग्री हो गया सब चीज़ का दाम उम जोड़ के, फॉर एग्जांपल अगर इजी वे में बात करें $100,000 पे बात हो गया और कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया कि 10% का आपको प्रॉफिट हम देंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को लास्ट में पेमेंट कितना का किया जाएगा, $110,000 का पेमेंट किया जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्लस परसेंटेज, देखो कॉस्ट प्लस परसेंटेज, फिर से देखो कॉस्ट प्लस परसेंटेज, यानी कि जो पैसा लग रहा वो तो डिपार्टमेंट दे ही रहा है, प्लस परसेंटेज यानी कि उस पैसा लगा हुआ पे भी एक प्रॉफिट दे रहा है। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में कोई कॉस्ट लग रहा है, तो कॉस्ट, ये कॉस्ट को कौन बियर कर रहा है, डिपार्टमेंट बियर कर रहा है, प्लस इस पर एक परसेंटेज दे रहा है, कौन, डिपार्टमेंट दे रहा है परसेंटेज एज अ कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो यही हो गया कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। देखो लेबर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर उस काम के लिए लेबर को दे देता है उस डिपार्टमेंट को। देखो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट वेयर अ कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड लेबर फॉर अ प्रोजेक्ट एंड द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द एंटिटी हायरिंग द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑल मटेरियल्स। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर को दे देता है उस काम को करने के लिए और जो डिपार्टमेंट का हेड है वो मटेरियल सप्लाई करेगा, सीमेंट भेजेगा, सैंड भेजेगा और लेबर उस काम को करेगा। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर इज टाइपिकली पेड बेस्ड ऑन द एग्रीड अपॉन रेट्स फॉर द लेबर प्रोवाइडेड विच मे बी आवरली, डेली और बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक टास्क। अब इसमें होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर को दे दिया, लेबर काम कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो डील हुआ था, मान लो कॉन्ट्रैक्टर को बोला था कि लेबर को डेली पैसा देंगे, डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि हम आपको डेली पैसा देंगे और कॉन्ट्रैक्टर बोला कि हम डेली लेबर को पैसा देंगे, उस अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब मान लो कॉन्ट्रैक्टर बोला कि नहीं हम लेबर को आवरली पैसा देंगे, हर घंटा घंटा में पैसा देंगे, हर घंटा घंटा में अलग अलग लेबर आएगा और हर घंटा घंटा में पैसा देंगे, तो उस अकॉर्डिंग भी, यानी कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट जनरली क्या है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर प्रोवाइड कर देता है डिपार्टमेंट को, वो अपना काम करता है और जो डिपार्टमेंट है वो मटेरियल सप्लाई कर देता है किसको, लेबर को, ताकि लेबर लोग काम कर सके। देखो अब यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया। इमेजिन करो कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इन अ लेबर कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड मैनेजिंग द मेसन, कारपेंटर्स एंड इलेक्ट्रीशियंस एक्सेट्रा। इसमें क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है कि हम मिस्त्री को दे देंगे, कारपेंटर को दे देंगे, इलेक्ट्रीशियन को दे देंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। नेक्स्ट बोलता है द होम ओनर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द ब्रिक, सीमेंट, वायरिंग एंड अदर मटेरियल्स। अब वहाँ पे जो डिपार्टमेंट का हेड है उसका काम क्या है कि हम उसको सीमेंट दे, ब्रिक्स दे, वायर्स दे, मटेरियल्स दे। The homeowner would then pay the contractor based on the agreed upon
लेबर रेट्स फॉर ईच फेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। देखो इसमें क्या होता है, कोई एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो कॉन्ट्रैक्टर दे दिया लेबर, मैसन, इलेक्ट्रिशियन, किसको किसको दिया, लेबर, मैसन, इलेक्ट्रिशियन। ओनर जो है वहाँ का वो मटेरियल दे दिया, सीमेंट दे दिया, ब्रिक्स दे दिया, सीमेंट दे दिया, ब्रिक्स दे दिया, जो भी मटेरियल वहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब ओनर का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में बात हुआ है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे इसका मतलब, लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। इसके बाद आता है डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट आउटलाइनिंग द टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द डेमोलिशन ऑफ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। देखो इसमें होता क्या है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बिल्डिंग को बनाने का बात, रोड को बनाने का बात। इसमें क्या होता है, मान लो किसी एक ओनर का घर है और अब उसको मन है कि वहाँ से घर को हटा के उस प्लॉट को दूसरे काम में यूज़ किया जाए। तो इसमें क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि भैया ये घर है, टेंडर निकाला, प्रचार किया, भैया ये घर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है आइए बात करिए, इसको तोड़ना है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर लोग आया बात करने। अब देखो इसमें होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को ओनर एक भी रुपया नहीं देता है, कॉन्ट्रैक्टर को ओनर एक भी रुपया नहीं देता है। ओनर क्या बोलता है कि आप घर को तोड़िए, जो भी इसमें स्क्रैप्स निकलेगा, मान लो लोहा का रेनफोर्समेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, आपको उसका जो करना करिए, वो चीज़ आप ले सकते हैं, वो चीज़ आप ले सकते हैं एज ए स्क्रैप, एज अ स्क्रैप, बट आई विल नॉट पे यू अ सिंगल मनी, हम आपको एक भी रुपया नहीं देंगे। अब क्या होगा, ओनर बोला कि हमको ये घर तोड़ना है, ओनर बोला हमको ये घर तोड़ना है। अब डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आएगा, कैलकुलेट करेगा और बोलेगा कि नहीं, हाँ अगर हम ये घर आपका तोड़ते हैं तो आपको हम 2 लाख रुपया देंगे। कोई कॉन्ट्रैक्टर आया बोलेगा हम ये घर तोड़ेंगे आपको 3 लाख रुपया देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा रुपया देगा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा। यही है कि इसमें डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर का होता है। इन दिस द कॉन्ट्रैक्टर यूज टू डेमोलिश स्ट्रक्चर एंड पे टू द ओनर ऑफ दैट स्ट्रक्चर, यानी कि डेमोलिश कर दिया जाता है वो स्ट्रक्चर को और उसके अवेज में ओनर को पैसा दे दिया जाता है। डेमोलिश यानी कि उसको ख़त्म करना, उसको हटा देना वहाँ से, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर हु बीट्स द हाइएस्ट अमाउंट विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट। वही चीज़ अभी हम जैसे समझाए, अभी जैसे आपको समझाया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। अ टारगेट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो नोन एज अ टारगेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट और टारगेट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इन एन एग्रीमेंट वेयर द parties agree on a target cost for a project and then share the risk of cost overruns और savings based on a predetermined formula। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक रोड बनाने का बात चल रहा है, अब बात फाइनल हो गया कि नहीं भैया आपका हम 10 लाख में ये रोड आपको बना के दे देंगे। समझते जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई विल गिव यू द रोड एट 10 लाख रुपीज़, आपको हम 10 लाख रुपया में रोड बना के दे देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को 10 लाख रुपया दे दिया गया। अब क्या हुआ, वो रोड 9 लाख रुपया में ही बन के रेडी हो गया। अब जो 1 लाख रुपया बचा उसका क्या होगा, 50-50 हो जाएगा। डैट मीन्स 50% कॉन्ट्रैक्टर रख लेगा, 50% ओनर को मिल जाएगा, यानी कि ओनर को यहाँ पे क्या हुआ, 50,000 रुपया का फ़ायदा हो गया। अब मान लो कोई रोड है 10 लाख में बनने का, उसमें लग गया 11 लाख रुपया। अब इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर 50,000 रुपया अपना पॉकेट से देगा, कॉन्ट्रैक्टर 50,000 रुपया अपना पॉकेट से देगा प्लस ओनर 50,000 रुपया अपना पॉकेट से देगा। डैट मीन्स यहाँ पे लॉस किसका हो गया, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है उसका। यही है, यानी कि ओवर टर्न जो भी होगा रेट में दोनों मिल के एडजस्ट करेगा, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसको 2 बेसिस पे किया जाता है। अ नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट रीच थ्रू अ प्रोसेस वेयर 2 or more parties डिस्कस एंड मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ अ प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट अंटिल दे रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट। अब देखो जिसको लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं मोल मुलाई,
अब मान लो कॉन्ट्रैक्टर बोला कि नहीं भैया आपको हम 1 करोड़ में ये चीज़ बना के दे देंगे। अब ओनर बोला नहीं भैया 80 लाख में बना दीजिए ना। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा नहीं 90 लाख में बना देंगे। ओनर बोलेगा नहीं भैया 85 लाख में डील को फाइनल करिए। ये हो गया नेगोशिएशन, मोल मुलाई करवाना, जो हम लोग जनरली कोई टी शर्ट लेने जाते हैं, जीन्स लेने जाते हैं, हम लोग जो करवाते हैं। ये हो गया नेगोशिएटिंग। दिस टर्म इज़ नोन एज नेगोशिएटिंग, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं 1 करोड़ में आया, फिर 80 लाख में आया, फिर 90 लाख में आया, फिर 85 लाख में आया। इसको क्या बोलते हैं? नेगोशिएटेड। एक तो इसका ये फेज़ हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। दूसरा फेज़ क्या है कि ओनर को पता है मार्केट में कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, और मार्केट में एक ही कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, वो क्या करेगा? डायरेक्टली उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। वही चीज़ लिखा हुआ है नीचे में, समटाइम्स द ओनर पार्टिकुलरली चूजेज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, यानी कि वो अपने मन से चूज़ कर लेता। मान लो किसी ओनर कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसका पहचान है तो वो उसको टेंडर दे देगा। मान लो उसको लगा कि नहीं उसका रेपुटेशन अच्छा है तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। यही होता है नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो जैसा कि हम लोग 8 तरह का कॉन्ट्रैक्ट समझे, लम सम कॉन्ट्रैक्ट समझे, सब चीज़ पहले स्पेसिफाइड रहेगा। आइटम रेट जो कि पीस ऑफ वर्क के लिए होता है। परसेंटेज रेट है, उसके बाद परसेंटेज कुछ उसको मिल जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी पैसा लग रहा है वो ओनर दे रहा है, प्लस उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट भी दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर को। लेबर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग समझे कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर प्रोवाइड कर देगा ओनर को, ओनर का काम करेगा लेबर, और ओनर फिर कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे देगा डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे। फिर आता है डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि घर को गिराया जाता है, उसके एवज में कॉन्ट्रैक्टर ओनर को पैसा देता है। टारगेट कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग समझे, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग समझे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग का लास्ट टॉपिक आता है क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि कितने क्लास होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के। क्लास 1 या फिर ए का बात करें, हाईएस्ट क्लास होता है टिपिकली फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी कि ये सबसे टॉप लेवल का होता है जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत ज़्यादा, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास ए का कॉन्ट्रैक्टर। बी आ जाता है उसके नीचे फॉर कॉन्ट्रैक्टर विथ मॉडरेट एक्सपीरियंस एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग मीडियम साइज प्रोजेक्ट। देखो क्या होता है जब मार्केट में, देखो अगर बात करें मार्केट में मिठाई दुकान बहुत है, लेकिन उसको एक बेसिस पे जज कर लिया जाता है कि ये मिठाई दुकान बहुत बड़ा है, ये मिठाई दुकान बहुत छोटा है। कॉन्ट्रैक्टर्स का भी वही है, एक है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो बहुत सारा काम किया हुआ है, प्लस फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, तो उसको क्या है? क्लास ए का कॉन्ट्रैक्टर है। जो ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, प्लस मीडियम साइज, जो ज़्यादा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ले सकता, उसको कौन सा बोलेंगे? क्लास बी का कॉन्ट्रैक्टर। तो जनरली ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स का क्लासिफिकेशन है पीडब्ल्यूडी के बेसिस पे, ये पीडब्ल्यूडी के बेसिस पे। उसके बाद आता है क्लास 3 या फिर क्लास सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स विद बेसिक एक्सपीरियंस एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, यानी कि ए और बी से जो छोटा होता है वो सी है। क्लास 4 और क्लास डी फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स विद लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी हैंडलिंग स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स, जो कि ए बी सी से भी छोटा है, वो है डी। तो जनरली ये डिफरेंट क्लासेस है। इसके लिए अमाउंट का भी क्राइटेरिया होता है कि इतने के लिए वो एलिजिबल है, इतने के लिए वो एलिजिबल है। बट जनरली अगर रफली हम लोग याद करें तो 4 कॉन्ट्रैक्टर के 4 क्लास होते हैं, ए बी सी डी 1 2 3 4। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को समझे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को समझे, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझे, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो समझे। तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो। बने रहिए सावरिया क्लास के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स का, और अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू ऑल।